वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर के सभी छात्रों। आज हम आपकी पेपर फर्स्ट में फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। कोई भी सब्जेक्ट अपन जब पढ़ते हैं, ठीक है, तो उससे पहले हमें उसके बारे में ये चीज़ पता होना चाहिए कि हम उसको एक्चुअली पढ़ क्यों रहे हैं, उसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है। ये चीज़ें हमें पता हो तो हम उसमें अपना एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है, उसके आधार पर फिर अपन उसे अपने इंटरेस्ट के बेस पे पढ़ना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन में अपन बात करें तो प्लांट फिजियोलॉजी, सबसे पहली बात आपकी यही आती है कि प्लांट फिजियोलॉजी होती क्या है, बनी क्या है। ठीक है, फिजियोलॉजी हर ऑर्गेनिज्म की होती है, एनिमल फिजियोलॉजी भी होती है, प्लांट फिजियोलॉजी। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन व्हाट इज फिजियोलॉजी। वैसे भी अपन पढ़ने से शुरू करते हैं तो किसी भी सब्जेक्ट को समझना हो तो हमारे दिमाग में ये 3 क्वेश्चन जरूर आने चाहिए, व्हाट, वाई एंड विच। ठीक है, क्यों, कैसे, ठीक है, और क्या। ये तीनों सब्जेक्ट वर्ड्स का अपन इनको अप्लाई करते हैं तो हमें उस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी मिल जाती है और हम उसको बाद में अच्छे से लर्न कर सकते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं फिजियोलॉजी। व्हाट इज फिजियोलॉजी? फिजियोलॉजी जो है दो ग्रीक वर्ड, ठीक है, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी है। और वो ग्रीक वर्ड कौन से हैं? एक तो इसमें फिजिस, ठीक है, फिजिस प्लस लोगोस, ठीक है, इन सब से मिलकर बनी है। फिजिक्स का मतलब क्या होता है? नेचर। फिजिक्स का मतलब होता है नेचर। लोगोस का मतलब आप जानते हो, डिस्कोर्स या स्टडी, ठीक है, डिस्कोर्स या स्टडी कहते हैं, ठीक है। नेचर, प्रकृति, यानी फिजिक्स का मतलब आपने क्या समझा? नेचर। किसी भी ऑर्गेनिज्म की हमें नेचर जाननी होती है तो हमें उसकी एक्टिविटी के बारे में पता होती है। एक्टिविटी कौन सी? वाइटल एक्टिविटी, क्योंकि वो जीव है तो कैसी एक्टिविटी करेगा? वाइटल एक्टिविटी करेगा। तो किसी भी नेचर को हमें, किसी भी जीव की नेचर जाननी है तो उसकी वाइटल एक्टिविटीज का हमें नॉलेज या उनके बारे में हमें जानना होगा, ठीक है, उन वाइटल एक्टिविटीज के बारे में जानना होगा। इसका मतलब यहाँ से सीधा सा क्या हो गया, किस फिजियोलॉजी क्या हो गई? फिजियोलॉजी हो गई, इट्स मीन फिजियोलॉजी ये हो गई कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की वाइटल एक्टिविटीज की जो स्टडी है वही स्टडी क्या कहलाती है? आपकी फिजियोलॉजी कहलाती है, ठीक है। तो वाइटल एक्टिविटीज की स्टडी को हम क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो जितनी भी जैविक क्रियाएं, जिनको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? जैविक क्रिया। ये जो जैविक क्रियाएं हैं उनका अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को हम क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी कहते हैं। अब ये वाइटल एक्टिविटीज होती क्या है, अब अपन इस पे बात करते हैं कि व्हाट इज वाइटल एक्टिविटी, ठीक है। प्लांट एनिमल की जो सेल्स होती हैं, ठीक है, किसी भी, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उनकी जो सेल्स होती हैं उन सेल्स का, ठीक है, के अंदर, उन सेल्स के अंदर होने वाले केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस, ठीक है, केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस एंड उन सेल्स के द्वारा, ठीक है, इन्वायरमेंट से, ठीक है, इन्वायरमेंट से पदार्थों का जो एक्सचेंज होता है, ठीक है, या यूं कहें अपन बिटवीन इन्वायरमेंट एंड सेल, ठीक है, बिटवीन इन्वायरमेंट एंड सेल के बीच होने वाले विभिन्न प्रकार के सब्सटेंसेस का जो एक्सचेंज है, ठीक है, या जो आदान प्रदान है, वो क्या कहलाता है? आपका वाइटल एक्टिविटी कहता है। यानी किसी भी सेल में होने वाले फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस वह सेल के द्वारा वातावरण के साथ विभिन्न पदार्थों का जो आदान प्रदान है, वो आदान प्रदान हमें किसके रूप में दिखाई पड़ता है? वाइटल एक्टिविटीज के रूप में दिखाई पड़ता है। ये जो वाइटल एक्टिविटीज हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म की जो वाइटल एक्टिविटीज हैं, उनमें अपन अभी देखते हैं, एग्जाम्पल के लिए देते हैं, जैसे कुछ अपन एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। फोटोसिंथेसिस, ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं अपन?
फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की बात करिए अपन ने, रेस्पायरेशन की बात करिए अपन ने, ठीक है। अपन ये चेक करेंगे जो अपने डेफिनेशन में दी है कि कहाँ इसमें आपको फिजिकल चेंजेस नजर आ रहे हैं, कहाँ इन्वायरमेंट के बीच में आपको क्या नजर आ रही है, ठीक है। एक्सचेंज जो मटेरियल्स हैं या सबस्टांसेस का एक्सचेंज नजर आ रहे हैं। दूसरा जैसे फोटोसिंथेसिस, रेस्पायरेशन, इसके अलावा डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन। और इसके अलावा अपन बात करते हैं शुगर, ठीक है, फैट, ठीक है, प्रोटीन, ठीक, एंड हॉर्मोन्स का संश्लेषण, ठीक है, एंड हॉर्मोन्स का क्या हुआ आपका संश्लेषण, सिंथेसिस। ये जितनी भी प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस हो रही है, ये सारे के सारे क्या है आपके केमिकल चेंजेस हैं। आप देखो अपन बात करते हैं कि ये केमिकल चेंजेस कैसे हैं, ठीक है, केमिकल चेंजेस कैसे हैं। तो केमिकल चेंजेस ये इस तरह से हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं अपन, तो फोटोसिंथेसिस में आपको क्या दिखता है यहाँ पर जो प्रोसेस हो रही है उसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, CO2 प्लस H2, ठीक है, की प्रोसेस से क्या बनता है आपका शुगर बनता है, ठीक है। तो क्या हुआ, इन स्मॉल मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल बने, तो आपके सामने सीधा सा आ गया यहाँ, ये केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। रेस्पिरेशन में क्या होता है, लार्ज मॉलिक्यूल से स्मॉल मॉलिक्यूल बनते हैं, O2 प्लस CO2, ठीक है। यहाँ पे शुगर जो कंटेंट है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और हमारे पास क्या बनते हैं, CO2 है, O2 बनता है। तो ये भी आपका केमिकल चेंजेस हो रहा है। डाइजेशन में आप देखते हो स्मॉल मॉलिक्यूल्स बनते हैं, वो भी क्या बायोमोलिक्यूल बनते हैं, वो केमिकल चेंजेस हैं। शुगर, फैट और इनमें तो अपन डायरेक्टली हमें पता ही चलता है कि सब के सब क्या हो रहे हैं, केमिकल चेंजेस है। तो ये हमें डायरेक्टली यहाँ पर केमिकल चेंजेस दिखाते हैं। इसी के साथ में तुम बात करते हैं डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन, ठीक है, प्लस इसके अंदर ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एसेंट ऑफ सैप, ठीक है, रसारोहण, एसेंट ऑफ सैप, ठीक है। इसके साथ में मिनरल अपटेक, ठीक है, मिनरल्स का जो अब प्लांट के द्वारा ग्रहण करना। इसके साथ में ट्रांसपिरेशन, ठीक है, ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ये जो जितनी भी घटनाएं हैं, ठीक है, इन घटनाओं में क्या होता है आपका फिजिकल चेंजेस होता है। इनके अंदर अपन क्लियर अपने को दिखाई पड़ता है, फिजिकल चेंजेस नजर आते हैं, बिल्कुल क्लियर। क्या होता है डिफ्यूजन, एक प्रोसेस जिसमें जो मॉलिक्यूल्स, सबस्टांसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने हाई जो कंसंट्रेशन होती है, उच्च सांद्रता से वो निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं। इसी तरह से ऑस्मोसिस में क्या होता है, यही डिफ्यूजन प्रोसेस जो वाया मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। एसेंट सेप में अपन ये देखते हैं, मिनरल अपटेक में अपन यही देखते हैं, और ट्रांसपिरेशन जिसमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। तो ये भी एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स हीट के कारण अपने क्या होते हैं, वो मूव होते रहते हैं। तो यहाँ पर इस प्रोसेस के अंदर आप किसका एक्सचेंज किस चीज को देख रहे हो, वाटर मॉलिक्यूल्स जो है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज देख रहे हो आप। यहाँ पर किसका एक्सचेंज हो रहा है आपका, वाटर मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज अपन यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। ये देख इसके अंदर अपन नजर आते हैं, ठीक है। एक प्रोसेस और होती है प्लांट्स के अंदर, और क्या उन जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जीवित जीव है, उनमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो प्रोसेस है, इसमें आपके केमिकल फिजिकल चेंजेस के साथ साथ, ठीक है, ठीक है, आपके केमिकल फिजिकल चेंजेस के साथ साथ क्या हो रहा है आपका, ठीक है, ये एनवायरमेंट एक्सचेंज भी आपको इसमें नजर आते हैं। तो ठीक है, केमिकल और फिजिकल चेंजेस इसमें आपके एक दोनों साथ होते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस के अंदर आपको केमिकल और फिजिकल चेंजेस दोनों नजर आते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। यहाँ अपन ने ये बात करी, अभी इसको अपन और थोड़ा एलिबोरेट कर सकते हैं, ठीक है, इस चीज को अपन और एलिबोरेट कर सकते हैं। जैसे अपन बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर अपन देखें तो आपके सामने, जैसे मैंने अभी देख लेता हूँ फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में अपन, हालांकि ये अपना अभी विषय नहीं है, फिर भी आप ये चीज ध्यान में रखें कि इन प्रोसेस के अंदर फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होती हैं। जैसे फिजिकल चेंजेस में आप जनरली देखते हो कि केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आते हैं, जैसे कलर, फिजिकल स्टेट, डेंसिटी, वॉल्यूम, ईटीसी में, या फेजेस जो उसकी
स्पेशली जो फेजेज होती हैं उनके अंदर, जैसे ये वाली बात है, ठीक है, इनके अंदर अपन चेंजेस, जबकि केमिकल चेंजेस में हमें न्यू सबस्टांस मिलता है, यहाँ पे कोई भी न्यू सबस्टांसेस नहीं मिलता है फिजिकल चेंजेस में, ठीक है। फिजिकल चेंजेस हमेशा क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। फिजिकल चेंजेस हमेशा क्या होते हैं आपके, रिवर्सिबल होते हैं। अपन यहाँ पे ये इजीली देख सकते हैं कि फिजिकल चेंजेस हमेशा रिवर्सिबल होते हैं, जबकि केमिकल चेंजेस हमेशा इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। ये चीज हमें यहाँ पर मिलेगी। इसी तरह से फिजिकल चेंजेस में जो टेम्परेरी चेंजेस होते हैं ये हमेशा परमानेंट चेंज होते हैं, ठीक है। जैसे अपन यहाँ पर किसी फेज की बात करते हैं, जैसे जल है, जल का स्वरूप वो चाहे बर्फ में जाए या लिक्विड में जाए या वेपर में बने, उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी वही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका फिजिकल चेंजेस है। लेकिन जैसे CO2 प्लस H2 की क्रिया हुई, तो जो भी यहाँ पे कोई सबस्टांस बना, ठीक है, वो परमानेंटली चेंज हो चुका है आपका, ठीक है। जैसे यहाँ पर प्लस यहाँ पर आपका CO2 प्लस ये बनता है, तो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर आपका बनता है, ठीक है। जो कार्बन शुगर जो यहाँ पे बनेगा, वो शुगर बनने की प्रक्रिया है, तो वो परमानेंट चेंज हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे अपन केमिकल चेंजेस में हमेशा परमानेंट चेंज मिलेंगे आपको, नए नए मॉलिक्यूल्स या नए सबस्टांस यहाँ देखने को मिलेंगे। इसी तरह से अपन ग्रोथ हो और डेवलपमेंट की बात करें, तो ग्रोथ जो होती है उसमें हमेशा इंक्रीज नजर आता है, इंक्रीज इन साइज, नंबर, इनमें आपका इंक्रीज होता है ऑर्गेनाइजेशन। जबकि डेवलपमेंट में आपको कुछ प्रोग्रेसिव चेंज मिलते हैं, ठीक है, शेप एंड साइज एंड फंक्शन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे आपको चेंज मिलता है। जैसे जो एम्ब्रियो है, कैसे बनता है एम्ब्रियो, जाइगोट में डिवीजन हुआ, ठीक है, क्या बना, प्रो एम्ब्रियो बना। प्रो एम्ब्रियो से आपकी कौन सी फेज जाएगी, एम्ब्रियोनल स्टेज में। एम्ब्रियोनल स्टेज आने से पहले वो ग्लोब्यूलर फॉर्म में आएगा, हार्ट शेप में आएगा, ठीक है, तब जाके वो एम्ब्रियो स्टेज में। तो ये एक आ रहा है, एक सिक्वेंसली चेंज आएगा इसके अंदर आपका, तो वो प्रोग्रेसिव चेंज यहाँ पर नजर आता है। तो डेवलपमेंट हमेशा प्रोग्रेसिव आपको नजर आता है, जबकि इस ग्रोथ में अपन ये चीज नहीं कह सकते। ग्रोथ में अपन सिर्फ इनलार्ज इन साइज, इनलार्ज इन नंबर्स, इनकी बात करते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे भार और साइज में आपको इंक्रीज मिलता है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन लेवल जो होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन लेवल और उनके फंक्शन में आप जीवों के जो जीवों में क्या मिलेंगे आपको, ट्रांसफॉर्मेशन मिलेंगे, पर रूपांतरण, मॉडिफिकेशन मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज इनके अंदर अपन इस पे ज्यादा डिटेल में ना जाके, ठीक है, देखेंगे। तो एक चीज ये भी है इंपॉर्टेंट है बड़ा, सेलुलर लेवल पे ग्रोथ होती है, जबकि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे क्या होते हैं आपके, डेवलपमेंट होते हैं। तो आप ये कंसेप्ट क्लियर कर लेना। दूसरा, ग्रोथ जो होती है इरिवर्सिबल होती है, और डेवलपमेंट भी हमेशा इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। मैचुरेशन के बाद में ग्रोथ रुक जाती है, ये हमेशा याद रखना कि एक निश्चित ग्रोथ के बाद, जैसे अपन अपनी बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की, तो अपनी एक निश्चित ग्रोथ के बाद में क्या होगा, आपका मैचुरेशन होते ही आपकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। लेकिन आपका डेवलपमेंट थ्रू लाइफ चलता रहेगा, डेवलपमेंट कभी भी खत्म नहीं होता है, डेवलपमेंट हमेशा चलता रहता है। तो ये एक इसमें अपन ने बात करी कि डेवलपमेंट इस तरह से इसके अंदर डेवलपमेंट होता है। एक नेक्स्ट एग्जांपल के रूप में अपन देखते हैं कि अपन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो फिजियोलॉजी के अंदर अभी अपन इस डायग्राम में देख रहे हैं कि किस तरह से एक प्लांट के अंदर अपन फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखते हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ पर आपका जो, ठीक है, यहाँ पर अपन देखते हैं कि ये जो सीड है भूमि में डालने के बाद, क्योंकि सीड एक्चुअल में क्या होता है, सीड क्या होता है आपका, एक मिनिएचर प्लांट है। सीड डायरेक्टली आप इस चीज को ध्यान में रखें, सीड क्या आपका एक मिनिएचर प्लांट है, या सीड ऐसी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक मिनिएचर प्लांट प्रोटेक्टेड है। सीड जब भूमि में डाला जाता है, ठीक है, तो भूमि में डालने के बाद में उसमें एक प्रोसेस होती है इम्बिबिशन, ठीक है, इम्बिबिशन जो, या ठीक है, इम्बिबिशन की प्रोसेस होती है। और उस इम्बिबिशन प्रोसेस के द्वारा जल क्या होता है, एंटर करता है सीड के अंदर, ठीक है। जैसे सीड के अंदर, जैसे एग्जाम्पल ये अपन इसी डायग्राम में देखें, ये एक मोनोकोट सीड है जिसके अंदर यहाँ पर ये इसका एंडोस्पर्म है, भ्रूणपोष है, ठीक है, और भ्रूणपोष है यहाँ पर ये स्कूटेलम जो सिंगल मोनोकोट इसके अंदर, और ये इसकी रेडिकल और प्ल्यूम्यूल है, ठीक है, जिसको यहाँ पे एपिकोटाइल है, रेडिकल और प्ल्यूम्यूल। कैसे बनता है, देखो कैसे प्रोसेस होती है। जैसे ही इम्बिबिशन की प्रोसेस हुई, वाटर क्या अंदर, वाटर ने जाके किसको एक्टिवेट कर दिया, यहाँ पे GA3 ने किसको एक्टिवेट किया, DNA को।
डीएनए ने क्या बनाया, आरएनए बनाया। आरएनए से किसके लिए बनाया, एमाइलेज एंजाइम के लिए। एमाइलेज एंजाइम ने क्या किया, स्टार्च को डाइजेस्ट किया, किसमें बदला, शुगर। जैसे ही शुगर में बदलता है तो जो भ्रूण है उसको क्या मिलने शुरू हो जाती है, पोषण मिलना शुरू हो जाता है, उसमें एनर्जी फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू एनर्जी फॉर्मेशन, एटीपी फॉर्मेशन हो जाता है, वो एक्टिव हो जाता है और जर्मिनेशन की प्रोसेस शुरू करता है। ठीक है, इसी क्रम में क्या होता है, सीड के अंदर क्या स्टोरेज रहते हैं, लिपिड वगैरह, लिपिड का बीटा ऑक्सीडेशन होता है, ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल के द्वारा पुनः शुगर मिलती है। ठीक है, और क्योंकि सीड के अंदर फूड जो स्टोर्ड होता है, ठीक है, जो स्टोर्ड फूड है, उस स्टोर्ड फूड के द्वारा ही भोजन की प्रक्रिया या भोजन प्राप्त किया जाता है। और कब तक प्राप्त किया जाता है, जब तक सीड जर्मिनेशन होने के बाद में प्लांट खुद प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संभव न कर ले, तब तक इसके अंदर क्या चलती है, इसी स्टोर्ड फूड के द्वारा काम चलाया जाता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये सारी प्रोसेस जो चल रही है, ये सारी की सारी क्या है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं जो भी हो रही है इसके अंदर, ये सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं जिनको अपन वाइटल एक्टिविटी कह रहे थे। ठीक है, ये वाइटल एक्टिविटीज हैं सारी की सारी जो इसके अंदर हो रही हैं। इस तरह से क्या होगा, जब ये सीड मेच्योर, ये सीड जब जर्मिनेशन की प्रोसेस शुरू करेगा, तो सबसे पहले इसमें बाहर निकल के आता है आपका रेडिकल निकलता है, ये आपका रेडिकल बाहर निकल के आया है। ठीक है, और सीड भूमि में स्प्राउट, ये स्प्राउटिंग होती है, सीडलिंग होती है, फिर इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, फिर उसमें बडिंग प्रोसेस में इसमें बड बननी शुरू होती हैं। ठीक है, फिर एक समय आता है जिसमें इसमें आपकी क्या हो जाता है, फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, फिर फ्रूटिंग होती है। ठीक है, फ्रूटिंग के बाद में तो ये जितनी भी प्रोसेस हो रही है, उन हर प्रोसेस के अंदर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी या वाइटल एक्टिविटीज होती हैं। जैसे सीडलिंग बनता है तो इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस शुरू हो जाती है। फोटोसिंथेसिस जैसे ही उसके अंदर होता है तो क्या होता है, शुगर फॉर्मेशन होता है। अब ये शुगर फॉर्मेशन जो हो रही है, उनका इंटरनल चेंजेस होता है और उनको प्लांट में फ्लोएम के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलोकेट किया जाता है। ठीक है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन, फूड ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रोसेस है वो यहाँ पे शुरू हो जाती है। वेजिटेटिव ग्रोथ होती है इसमें कंटिन्यू, तो कुछ जगह पे भोज्य पदार्थ को स्टोर किया जाता है। यहाँ पे स्टोरेज जो भोज्य पदार्थ हैं, लिपिड, प्रोटीन, इनके रूप में या इनके अंदर स्टोर्ड होते हैं। ठीक है, तो जैसे जड़ के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है। ठीक है, और पत्तियों में भी होता है, तो ये प्रोटीन संश्लेषण की प्रोसेस यहाँ पर होती हैं और इनको स्टोर्ड फॉर। इसी तरह से इसी के साथ में जो सुक्रोज या कार्बोहाइड्रेट है, उनका संश्लेषण जो लीफ में हो रहा है, उनको कहीं दूसरे स्थान से भेजा जाता है। तो लीफ जो होती हैं वो एज ए सोर्स होती हैं कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन के। जिस जगह पे जाके वो स्टोर्ड होगा उसको अपन सिंक कहते हैं। तो सिंक तक पहुंचाने का कार्य फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, एक इसी के साथ में फिर क्या होता है, जैसे ये जितनी भी प्रोसेस, ठीक है, जब चलती हैं तो इनके साथ में हमें क्या चाहिए, प्लांट को क्या चाहिए, सभी एक्टिविटीज करवाने के लिए जो भी क्रिया इसके अंदर होगी, एनर्जी चाहिए। और एनर्जी के लिए यहाँ पर कौन सी प्रोसेस होगी, रेस्पिरेशन। तो प्लांट के अंदर कंटिन्यू रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन के कारण हमें एटीपी मिलती है और यही एटीपी इसकी पूरी जो जितनी भी एक्टिविटी है उनको संचालित करने का कार्य करती है। एक निश्चित फेज के बाद में प्लांट में क्या आ जाती है, रिप्रोडक्टिव फेज आती है। जैसे रिप्रोडक्टिव फेज आती है तो उस समय पुष्प फॉर्मेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। पुष्प फॉर्मेशन में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, निषेचन होगा, निषेचन प्रक्रिया के कारण क्या बनेंगे, फ्रूट्स बनेंगे, फ्रूट्स में सीड बनेंगे और फाइनली वापस हमें क्या बन जाता है, वही मिनिएचर प्लांट प्रोटेक्ट की हुई स्ट्रक्चर सीड बन जाती है। अपन यहाँ इस डायग्राम में देखें तो ये अपनी इस डायग्राम में अपन देखते हैं कि सारी की सारी प्रोसेस चल रही है। जैसे प्रोटीन सिंथेसिस एट ग्रोइंग स्टेम टिप एंड प्रोटीन सिंथेसिस ऑलरेडी इन जो रूट टिप होती हैं इनके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं प्रोटीन संश्लेषण की प्रोसेस कहाँ होती है, तो जो ग्रोइंग टिप्स होती हैं वो रूट की हो या स्टेम की हो, उनके अंदर होता है। अभी जैसे अपन ने सीड जर्मिनेशन की बात करी तो रेडिकल जो होता है, ठीक है, जो रेडिकल वाला पोर्शन होता है वो क्या बनाता है, आपका रूट सिस्टम बनाता है। और जो प्ल्यूम्यूल या एपिकोटाइल जो एपिकोटाइल जो होता है वो क्या बनाता है, आपका स्टेम की ब्रांचेज, स्टेम एंड ब्रांचेज प्लस लीव्स ये बनाता है। ठीक है, यहाँ पर आपकी लीव्स बनती है। तो इनके अंदर अपन प्रोसेस देखेंगे। रूट्स का क्या कार्य है, ये जल का अपटेक करती, जल व मिनरल्स का क्या करती है, अपटेक करती हैं। ठीक है, अपटेक करने के बाद में फिजिकल जो प्रोसेस है उसके थ्रू पानी को प्लांट के विभिन्न भागों के द्वारा पहुंचाया जाता है। किसके थ्रू पहुंचाया जाता है, जाइलम के द्वारा पहुंचाया जाता है। ठीक है, जाइलम के थ्रू ये पानी पौधे के विभिन्न भागों में
पहुंचता है, ठीक है। वहां जाने के बाद में वो ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस, वाटर वेपोर के रूप में बाहर निकलता है। जो लीव्स होती है उस पर लाइट गिरती है, वो CO2 को अपटेक करती है और क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है, जिसके थ्रू आपको क्या बनते हैं, स्टार्च का बनता है, ठीक है। और स्टार्च, प्रोटीन और फैट जो होती हैं किन में स्टोर की जाती है, फूड मेच्योरेशन के समय इनके अंदर चीजें की जाती है। यहाँ पे अपन देखते हैं कि किस तरह से एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और CO2 मटेरियल सबस्टांसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। वो किस पे डिपेंड करता है, वही चीज फिजिकल प्रोसेस है, जिसमें आपकी ये डिफ्यूजन प्रोसेस है, ठीक है। डिफ्यूजन के द्वारा ये चीज हमें यहाँ पर नजर आती है। तो हम इस डायग्राम से समझते हैं कि प्लांट के अंदर क्या क्या प्रोसेस हो रही है और किस तरह उनमें फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, किस तरह से केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, कैसे पदार्थों का एक्सचेंज हो रहा है। तो जो फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस विद इन ए सेल एंड सेल टू इन्वायरमेंट मटेरियल का एक्सचेंज हमें किस रूप में दिखता है, फिजिकल एक्टिविटीज के रूप में दिखता है। और इन्हीं फिजिकल एक्टिविटीज की स्टडी हम क्या करते हैं यही सॉरी फिजिकल एक्टिविटी की स्टडी हम किस में करते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर करते हैं। अब प्लांट फिजियोलॉजी जो हम हैं क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसका क्या महत्व है, ये क्या काम आती है। जब हमारा इंटरेस्ट क्रिएट करना होता है तो हमें ये चीजों का पता होना चाहिए, तब हम इस चीज को करेंगे। क्योंकि कई बार अपने दिमाग में पढ़ते समय टीचर पढ़ा रहा है और हम सोचते हैं कि ये क्यों पढ़ा रहा है। तो इसका महत्व और इसकी इंपॉर्टेंस के साथ साथ इसके पर्पज हमें पता होना चाहिए। कौन कौन सी, इसको अपन क्वेश्चन से शुरू करते हैं। प्लांट बॉडी के अंदर कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, उनकी स्टडी की जानी चाहिए। प्रत्येक क्रिया किस प्रकार होती है, ये किससे चेक करते हो, प्लांट फिजियोलॉजी से। प्रत्येक क्रिया का पादप जीवन पे क्या असर पड़ता है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो होती है कि किसी भी क्रिया के बाह्य व आंतरिक कारक का प्रभाव पड़ता है, वो प्रभाव किस प्रकार पड़ता है। इन सभी चीजों की स्टडी करने के बाद हमें पता लग जाता है कि किसी भी प्लांट की ग्रोथ और विकास को हम पूर्णतः नियंत्रित कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देखते हो, आपके खेत में से कई बार मिट्टी चेक करवाने के लिए जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी चेक करवाने के लिए इनको सॉइल लेबोरेटरी के अंदर ले जाते हैं, मिट्टी चेक कराते हैं। तो वहां ले जाने के बाद में उस मिट्टी की पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन का पता लगता है कि इस मिट्टी में कौन सी चीजों की कमी है। और प्लांट के ऊपर भी टेस्ट किया जाता है कि उसकी ग्रोथ कौन से मिनरल से बढ़ेगी, कौन से घटेगी, कौन कौन से केमिकल उसको चाहिए। ये सारी चीजें उनके ऊपर प्रैक्टिकली प्रूव करने के बाद में ही एक किसान को बताया जाता है कि आप अपनी मिट्टी में ये चीज डालिए, इस फसल के लिए ये डालिए, इस फसल के लिए ये डालिए। ये फसल की बात करते हैं अपन, तो ये ऑलरेडी सभी प्रैक्टिकली चेक किया जाता है उनकी सभी फिजिकल क्रियाओं के लिए। और चेक करने के बाद में ही वैज्ञानिक इनको एज ए ब्रीड के रूप में, एक अच्छी वेराइटी के रूप में हमें आ देता है। डेफिशिएंसी यानी भूमि के अंदर किसी चीज की कमी है तो प्लांट के अंदर उसके इफेक्ट नजर आ जाते हैं, ठीक है। उस इफेक्ट को देख के हमें इसमें ये वाला चीज आप डालो, ये केमिकल डालो, ये खाद डालो, ताकि वो इम्प्रूवमेंट कर जाते हैं। इसी तरह से ये चीजें सारी की सारी जो है प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ा जाता है। तब जाके अपन क्योंकि आज पॉपुलेशन का जो इतना ग्रोथ हो चुका है, उस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को भोजन की कमी को पूर्ति करने के लिए हमें अधिक से अधिक प्रोडक्शन चाहिए। उस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये फिजियोलॉजी ही एक ऐसा विज्ञान है जो हमें ये बताती है कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए प्लांट को कौन कौन से मिनरल्स, खाद, कौन से केमिकल्स ये देने चाहिए। आजकल अपन देखते हैं कि बहुत सारे हार्मोन्स खोज लिए गए हैं। इन हार्मोन्स का उपयोग करके हम इन प्लांट्स की ग्रोथ को बहुत जल्दी कर लेते हैं। इसके साथ साथ में हमें फोटोपीडिज्म और वर्नलाइजेशन जैसी प्रोसेस मिल गई, जिनके द्वारा हम जल्दी से क्या कर लेते हैं, पुष्पन की क्रिया करवा के जल्दी से जल्दी हम क्या कर लेते हैं, फूड ग्रेन प्राप्त कर लेते हैं। ये सारी चीजें विभिन्न रिसर्च के द्वारा कंप्लीट हो पाई हैं। तो लगातार साइंटिस्ट ने इन चीज़ों पे रिसर्च की और तब जाके हम इस फूड प्रोडक्शन की प्रोसेस में अपन बढ़ाने में काम है। इसके साथ साथ अपन देखते हैं
कि सीड डोरमेंसी है उसको ब्रेक करने के लिए हम GA3 का उपयोग कर लेते हैं, जिब्रेलिन का उपयोग कर लेते हैं। कच्चे फलों को विल्टिंग रोकने के लिए विभिन्न हार्मोन्स का उपयोग कर लेते हैं। जल्दी से जल्दी अपन प्लांट प्राप्त करने के लिए कलम रोपण करते हैं और कलम के लिए अपन हार्मोन्स का उपयोग करते हैं, PGRs का उपयोग करके। कौन सा? स्पेशली ब्यूटारिक एसिड का उपयोग करती है का करके अपन IBA इंडोल ब्यूटेरिक एसिड्स का उपयोग करके हम जल्दी से इनमें जड़ें उत्पन्न कर लेते हैं। इसी तरह 2,4-D का उपयोग करके हम खरपतवार को नष्ट कर लेते हैं। अनिषेक फलन के द्वारा हम कृत्रिम तरीकों से फल को पका लेते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं विभिन्न प्रयोगों के द्वारा संभव। इसके साथ में एक चीज जैसे जब फ्रूट जब पौधे पर डेवलप हो जाते हैं तो हम गार्डनिंग प्रोसेस के द्वारा फूड के उस फल के अंदर अधिक से अधिक फूड मटेरियल जमा हो, इसके लिए अपन क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर टहनी के नीचे अपन फ्लोएम पे कट लगा देते हैं, हटा देते हैं, ताकि जो उस टहनी की पत्तियों में जो भी फूड बनता है वो सारा का सारा ट्रांसपोर्ट कहाँ हो, उसके अंदर, फ्रूट के अंदर जाते रहे। तो ये सारी चीजें हमें प्रैक्टिकली प्रूव होने के बाद ही अपन जाते हैं, और ये सब किससे संभव हो पाया? प्लांट फिजियोलॉजी के द्वारा हो चुका। क्योंकि विभिन्न प्रकार के जो बाह्य कारक, यहाँ पे अपन ने बात करी, विभिन्न प्रकार के जो कारक हैं, फैक्टर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, मिनरल्स हैं, इन सभी के प्रयोगों के द्वारा चेक किया गया कि कौन से कारक से पौधे के ऊपर कौन सा प्रभाव पड़ता है। इन सभी तथ्यों के आधार पर अपन जो हरित क्रांति है वो सफल हो पाई, और पादप कार्यकी में नवीन प्रयोग इनमें काफी सफल रहे। इसके साथ में अपन बात करते हैं कि जब प्लांट लगातार ग्रोथ करता है तो उसमें सेनेसिन एक समय के बाद में क्या हो जाती है, जीर्ण आती है, जिससे वो अपनी पत्तियों को गिराकर उसे शो करता है। ये सारी प्रोसेस सेल्स के भीतर होती है। इसी कारण किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो सेल होती है वो यूनिट स्ट्रक्चर, मतलब उसकी क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई कहलाती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्य की परिवर्तन होते हैं। अपन यहाँ पर सबसे ज्यादा काम जो स्टार्टिंग लेवल पे है, जिसने पादप में बहुत अधिक काम किया, मतलब पादप विज्ञान में शुरुआती तौर पर अच्छा काम किया, जिनमें उन्होंने भौतिकी और सांख्यिकी के आधार पर प्रयोगात्मक विधियों के द्वारा पौधे में विभिन्न प्रकार के सेप्स की गति, वाष्पोत्सर्जन की दर, वाष्पोत्सर्जन के कारण, चूषण, पौधों में भार में कमी और इत्यादि सभी चीजों का अध्ययन किया, और उन पर स्पष्ट रूप से मूलदाब, केशिका बल, रसारोहण क्रियाओं का प्रभाव देखा। और उन साइंटिस्ट का नाम क्या है? स्टीफन हेल्स। ठीक है, स्टीफन हेल्स। जो स्टीफन हेल्स हैं, उन्होंने 67 से लेकर 61 तक उन्होंने ये प्रयोगों के आधार पर फिजियोलॉजी की स्टार्टिंग की, इसलिए इन्हें फादर ऑफ फिजियोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी इनको कहा जाता है। तो ये स्टीफन जो हेल्स हैं, उनको क्यों कहा जाता है कि उन्होंने विभिन्न प्रकार के प्रयोगों के आधार पर पौधों के अंदर, हेल्स ने ही सर्वप्रथम ये सिद्ध किया था कि पत्तियां शारीरिक पदार्थों के निर्माण में वायु का उपयोग करती हैं, यानी कि वायु के अपटेक के बारे में, भोजन निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेती हैं। इस पर, और इसके कारण ही पौधों में सक्रिय वृद्धि होती है। तो ये एक फिजियोलॉजी की इंट्रोडक्शन में अपनी बात हुई। थैंक्स टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।